हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बेटी कैसी चल रही है लाइफ आपकी? याद है हमने ऐसे में एक चैप्टर शुरू किया हुआ है जो बड़ा लेंथी हो चुका, अब तक खत्म नहीं हुआ। हमने उसमें अब तक क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या चल रहा था, मुझे उस पर आना है। जरा ध्यान से सुनो। पहले हमारे पास चल रहा था स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। तो कितनी स्ट्रेटेजी थी मेरे पास? कितनी स्ट्रेटेजी थी मेरे पास? 4 स्ट्रेटेजी थी चॉइसेस में। चॉइसेस में मेरे पास 4 स्ट्रेटेजीज है, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी की? स्टेबल और ग्रोथ। इनमें जो भी कुछ पढ़ना था हम पूरा पढ़ चुके। स्टेबल में हम 4 पॉइंट पढ़ चुके। ग्रोथ में हम 2 तरह से पढ़ चुके, 4 पॉइंट और उसके बाद टाइप। और टाइप में हम पढ़ चुके कौन कौन सी? इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। और डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक में हम 2 पढ़ चुके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में 2 पढ़े, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इनोवेशन के 3 बेनिफिट पढ़ चुके, हेल्प करना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, आगे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक्सटर्नल में पढ़ चुके हम 2 तरीके, मर्जर और एक्विजिशन, मर्जर और अलायंस, मर्जर एंड एक्विजिशन और अलायंस। मर्जर और एक्विजिशन के टाइप पढ़ चुके, कौन कौन से थे? वर्टिकल में बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल, कोजेनरिक और कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट बिल्कुल मैच नहीं करता, कोजेनरिक उसी लाइन में रहता अपने से रिलेटेड चीजें। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल अपने सेम स्टेज पर, और वर्टिकल अपने से जो रॉ मटेरियल की सप्लाई या फिनिश गुड्स की तरफ भागना। अलायंस में हमने पढ़ा था इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में 4 एडवांटेज पढ़ी थी। पहली ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज, दूसरी इकोनॉमिक एडवांटेज, तीसरी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, पॉलिटिकल एडवांटेज। इसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजी शुरू हो गई रिट्रेंचमेंट, जिसमें मैंने कहा 2 बातें बतानी है मुझे, एक तो इसके फीचर, एक इसके मेजर रीजन, बस। और इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी कौन सी आएगी? कंबाइंड, जिसमें मुझे एक ही बात बतानी है, इसके फीचर। ये तो स्ट्रेटेजी चॉइस है पूरा। अब हम एग्जिट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी एग्जिट। एग्जिट के लिए मैंने स्ट्रेटेजी एग्जिट में आपको क्या क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में? यहां पर थे हम लास्ट क्लास में। मैंने क्या क्या लिखवाया था जल्दी बताओ। स्ट्रेटेजी एग्जिट में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को सब्सटेंशियली रिड्यूस करना चाहते हैं। सब्सटेंशियली रिड्यूस करना चाहते हैं हम स्कोप ऑफ एक्टिविटी। इसके बाद क्या बताया था? हम इसके लिए प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और डायग्नोज द कोज ऑफ द प्रॉब्लम। डायग्नोज द कोज ऑफ द प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम के कोज ढूंढते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? 1 मिनट। उसके बाद हम लोग स्टेप्स लगाते हैं बड़े सारे उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये सभी स्टेप से रिजल्ट से रिट्रेंचमेंट होता है। वैसे मैंने कहा था मैं इसी रिट्रेंचमेंट पर पहुंचना चाहता हूं, तो वो ये यहां पर हो रहा है। यहीं पर ही मैंने वो स्टेप्स बताने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा था अगर आप रिवर्स द डिक्लाइन प्रोसेस करते हो, रिवर्स द डिक्लाइनिंग प्रोसेस, आप डिक्लाइनिंग प्रोसेस को रिवर्स करते हो तो ये टर्न अराउंड रिजल्टेड होता है। और अगर आप कट ऑफ करते हैं लॉस मेकिंग यूनिट्स को, बिजनेस को, और आप प्रोडक्ट लाइन को रिड्यूस करते हैं, वो फंक्शंस को, बिजनेस के फंक्शंस को, ठीक है, तो इसे डाइवर्समेंट कहते हैं। और इसके बाद अगर ये में से कोई भी एक्शन वर्क नहीं करता तो हम लोग बंद कर देते हैं।
हम उसे अबेंडन कहते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, इसमें टोटली लिक्विडेट हो जाता है, इसे लिक्विडेट स्ट्रेटजी कहते हैं। यहां तक बात हो गई थी। स्ट्रेटजी एग्जिस्ट में मुझे फिर आपको लिखवाना था दो, मैंने कहा था तीसरी तो कुछ है ही नहीं, एक ही लाइन लिखवाऊंगा, मेनली दो हैं। कौन कौन सी? टर्न अराउंड और डाइवर्समेंट। मैंने आपको शुरू करवा दी थी टर्न अराउंड। टर्न अराउंड में आपने क्या लिखा था? जल्दी, हमारे पास जो रीस्ट्रक्चरिंग, वो रिट्रेंचमेंट होती है, वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। अगर आप इंटरनल रिट्रेंचमेंट करते हैं तो आप इंटरनली एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, इसे टर्न अराउंड कहते हैं। यहां तक बात हो गई थी, इसे टर्न अराउंड कहते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? इसके बाद मैंने कहा था इसकी नीड कैसे आन पड़ेगी, आपको पता कैसे चलेगा, क्या डेंजर सिग्नल्स है जिससे आपको पता चलेगा कि जी मुझे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगानी है। तो आपके पास क्या क्या डेंजर सिग्नल थे? नंबर एक, आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो हो रहे थे, आपका जो प्रोडक्ट था वो अनकॉम्पिटिटिव था, आपके पास मार्केट शेयर घट रहा था लगातार, आपके पास ओवर स्टाफिंग हो रही थी, आपके पास हाई टर्नओवर थी, लेबर टर्नओवर थी, आपका मोरल उनका डाउन था। इसके बाद आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, डिटोरेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज था। यहां तक बात हो गई थी। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कशन की थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल एक्शन प्लान होगा, तो उस सक्सेसफुल एक्शन प्लान के लिए आपको 5 काम करने होंगे, 5 स्टेप लगाने होंगे कि आपने टर्न अराउंड के लिए काम किया। टर्न अराउंड के लिए आपको 5 स्टेप लगाने होंगे ताकि टर्न अराउंड सक्सेसफुल हो जाए। तो वो 5 काम आपको क्या सिखाए थे, उसमें से 3 काम डिस्कस किए थे। मैं यहीं पर ही था, मैंने यहां पे कुछ लिखवाया नहीं था, सिर्फ मैंने बातें की थी। तो मैंने कहा था, मैं यहीं से दोबारा शुरू कर रहा हूं कि एक्शन प्लान में क्या क्या होगा। तो एक्शन प्लान में मैंने पहले तो यहीं पे एक बात लिखवाई थी। बताओ क्या बात लिखवाई थी? मैंने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि टर्न अराउंड सक्सेसफुल हो जाए तो आपको देखना होगा कि नीड, किस तरह की नीड देखनी है आगे आपको, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की, और आपको स्ट्रेटेजिक इशू देखने होंगे क्या है। आपको 5 स्टेप लगाने होंगे और 5 स्टेप में पहला स्टेप मैंने करवाया था। मैंने आपको वैसे 3 स्टेप बताए थे मोटे मोटे, पर आपको पता नहीं अब ध्यान होंगे या नहीं। मैंने आपको 5 स्टेप बताने हैं यहां पर। तो पहला स्टेप तो बड़ा इजी था। क्या था पहला स्टेप? जल्दी बोलना। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। याद है आपको? मैंने कहा था सबसे पहले तो आप असेसमेंट करो प्रॉब्लम क्या है। जल्दी बताओ इसमें क्या क्या बताया था? ये तो बड़ा सीधा सा बताया था, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या बताया था? मैंने इसमें कहा था आप सबसे पहले करंट प्रॉब्लम को असेस करो। आप देखिए, करंट प्रॉब्लम को असेस करें, असेस। इसके बाद रूट कोज देखिए, इसके रूट कोज, और डैमेज कितना हो रहा है उससे वो देखिए, एक्सटेंट ऑफ डैमेज ड्यू टू दैट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की वजह से डैमेज कितना हो रहा है आप ये देखिए। पहले तो आप क्या देखेंगे? करंट प्रॉब्लम, और फिर उसके रूट कोज के बाद एक्सटेंट ऑफ डैमेज। जब आप एक बार ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप अपने सारे रिसोर्सेज का फोकस उसी प्रॉब्लम को रिपेयर करने में लगा दें। व्हेन प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, जैसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो जाएगी, जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें फोकस कर दो उस पर, उन्हीं प्रॉब्लम एरियाज पर, ताकि आप इमीडिएटली रिपेयर कर सके और करेक्ट कर सके। इमीडिएटली रिपेयर कर सके और करेक्ट कर सके। ये पहली बताई थी कल कि आपको सबसे पहला स्टेप लगाना है असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम।
असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम में क्या क्या आ गया? आप करंट प्रॉब्लम को देखेंगे, उनके रूट कॉज देखेंगे, रूट को कितना डैमेज हो रहा है उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो देखेंगे, फिर जैसे वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे अपने सारे रिसोर्स उस तरफ लगा देंगे। मैंने दूसरा अपनी भाषा में बताया था कि अगर आपके सर्वाइवल का खतरा हो जाए तो क्या करेंगे। तो ये तो करेंगे ही करेंगे जो आप कर रहे हो, इसके साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। मेरी भाषा में तो यही था वो, लेकिन इन्होंने उसका नाम दिया हुआ था एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान। क्या था? एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान। तो मैंने इसमें क्या क्या बताया था? मैंने कहा था अगर आपके प्रोडक्ट में या बिजनेस में मेजर चेंजेस आते हैं, मेजर चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस से ऐसा हो चांसेस हो सकते हैं कि आपके सर्वाइवल का खतरा हो जाए, तो आप लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जल्दी बोलो, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और फिर डेवलप करेंगे। यही तो बातें बताई थी। तो आप आइडेंटिफाई क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान क्या है, हमारा वाइबल ऑप्शंस क्या है, हमारे पास वाइबल कोर बिजनेस क्या है, हमारा वाइबल कोर बिजनेस क्या है हमारा। उसके बाद एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंस कितना है, ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कितने हैं। अब ये रोज याद करो तब याद होता है, ये ऐसे थोड़ी ना याद हो जाता है भी ठीक है एक बार पढ़ लिया काम खत्म। अभी आपको कल पढ़ाया था, याद थोड़ी ना अब आपको, वो हल्का हल्का हिंट याद है सिर्फ। कल पता है इसे लिखवाता मैं, आप इसे घर पे 2 बार पढ़ते तब याद रहता ये। एडिक्वेट में क्या बताया था? मैंने कहा आप एनालाइज करो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है इन कंपैरिजन टू कॉम्पिटिटर। और ये एनालाइज हो जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे? फिर आप उसमें मैंने बताया था डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? एक स्ट्रेटेजिक प्लान डेवलपमेंट करेंगे जिसके अंदर स्पेसिफिक गोल और सारे फंक्शन एक्शन लिखे हों। मेरी बात याद है कि ये तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास सर्वाइवल का खतरा आ जाए मेजर चेंजेस करने की वजह से, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा वाइबल कोर बिजनेस क्या है, मतलब हमारा मेन बिजनेस क्या है, कहीं वही ना खत्म में आ जाए। उसके बाद एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंस, हमें बीच में मैंने बताया भी था कल ब्रिज फाइनेंस क्या होता है। हमें देखना है हमारे पास रिसोर्स कितने हैं, हमें एनालाइज करना है क्या करना है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है कॉम्पिटिटर के मुकाबले। और फिर हमें वो आइडेंटिफाई हो जाने के बाद, जो भी प्रॉब्लम थी वो सब आइडेंटिफाई हो जाने के बाद हमें डेवलप करने हैं स्ट्रेटेजिक प्लान जिसमें स्पेसिफिक गोल फंक्शन एक्शन सब लिखे हों। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर इमरजेंसी ब्लड आ रहा है तो भाई क्रिटिकल सिचुएशन है तो पहले तो उसको रिपेयर करो, बस यही तो बात होनी चाहिए इसमें। पर इन्होंने इसका नाम क्या लिखा हुआ था कि वो इंप्लीमेंटिंग ऑफ इमरजेंसी इंप्लीमेंटिंग ऑफ एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो ये तो बिल्कुल नाम से पता चल रहा है। तो मैंने इसमें कहा था कि अगर आपकी सिचुएशन क्रिटिकल हो, आपकी क्रिटिकल स्टेज हो, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान बनाएं ताकि आप उस ब्लीडिंग को रोक सके, ताकि बिजनेस सरवाइव कर सके। मतलब आप खून को रोको, यहीं तक ही तो बात की थी। और मैंने इसमें बताया था कि आप क्या क्या करेंगे, ये बता दिया था कि इसमें क्या क्या करेंगे, नहीं बताया था इसमें क्या करेंगे। आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को देखेंगे, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करेंगे, कॉस्ट को घटाएंगे, वो कैपिटल बस्टिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे। आप ये सारा काम करेंगे और जैसे ही आपके पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाएंगे, आपके पास एनफ फंड आ जाएगा, तो आप समझें कि आपने अपने आप को बचा लिया। टर्न ऑन स्ट्रेटेजी अब लगा दो। नहीं समझ में आई बात? अभी इसके चौथे और पांचवें पॉइंट को नहीं कराता। पहले चौथा पॉइंट बड़ा आसान सा है, पांचवा पॉइंट तो मैं वापस पहुंच गया वहां पे। यही तो टर्न अराउंड थी। एक काम करते हैं, पहले मैं ये तीनों लिखवा दूं तो आपको याद हो जाए, उसके बाद लिखेंगे। आ जाओ आगे, तो बाद में समझेंगे, पहले इनको लिखते हैं। एक सेकेंड रुको।
चलो लिखो, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। क्या एक्शन प्लान है टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के? फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी टू बी सक्सेसफुल। पहली लाइन तो याद है ना, क्या लिखना है, बताना क्या लिखना था। टर्न अराउंड सक्सेसफुल हो जाए आपको देखना होगा, क्या देखना होगा आपको, नीड, ठीक है, और आप क्या देखने होंगे, इश्यूज, ठीक है ना। तो टू बी सक्सेसफुल it is imperative to focus आपको फोकस करना चाहिए ऑन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड, एज वेल एज, और किस में करना चाहिए, जल्दी बोलना, एज वेल एज ऑन स्ट्रेटेजिक इशू। हमें जो एक्शन है वो स्टेजेस में लगाना चाहिए, बस इसके बाद तो यही बात थी ना। आ जाओ देखें, ए वर्केबल एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड would involve the following step. A workable action plan for the turnaround study would involve the following steps. आपको ये सारे स्टेप्स लगाने चाहिए। तो अब मैं वही स्टेप बना रहा हूं सारे, स्टेज 1 2 3 4 5। तो यहां तक समझ में आ गया आपको। सक्सेसफुल होने के लिए टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के लिए फोकस करना होगा आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड पर और स्ट्रेटेजिक इशू पर। एक वर्केबल एक्शन प्लान ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी वुड इन्वॉल्व फ्लोइंग स्टेप्स। ये सब स्टेप्स होने चाहिए। बताना पहले स्टेप का क्या नाम था, असेसमेंट ऑफ, लिखो स्टेप 1, assessment of current problem। जल्दी बताओ इसमें क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेस करो करंट प्रॉब्लम्स को। द फर्स्ट स्टेप is to assess the current problem and get the root cause and extent of damage the problem has been caused। क्या आपको समझ में आई? आपको पहले क्या देखनी है, करंट प्रॉब्लम, उनके रूट कोज और एक्सटेंट ऑफ डैमेज। और उसके बाद क्या करोगे आप, क्या लिखवाया था मैंने, एक यार एक फिर गधे की तरह सिर्फ ये नहीं कि आपको चेपना है यहां पर यार,
वो याद करनी है बात को, क्या थी दूसरी बात, क्या बताई थी दूसरी बात। नहीं याद आ रहा, अपने वीडियो को दोबारा देखो, वहीं से याद आना चाहिए इस टाइम पे आपको। वो एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिटी हो जाने के बाद सभी रिसोर्सेज को फोकस करवा दो उस एरिया पर, ताकि वो इमीडिएटली रिपेयर हो सके इशू सारे। तो ये लिखे, वंस द प्रॉब्लम are identified, the resources should be focused, the resources should be focused सिर्फ इसको ना देख के लिखे मत, उस बात को याद करें और देखिए वही बात लिखी जा रही है। अगर आप सिर्फ इसे देख के लिख रहे हैं तो बकवास ही कर रहे हैं, काम थोड़ा ना कर रहे हैं कुछ भी। फिर द रिसोर्सेज शुड बी फोकस्ड टूवर्ड दोज area essential on correcting and repairing any immediate issue, समझ में आ गया आपको। स्टेप 1 तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या है स्टेप 1? भाई करंट प्रॉब्लम देख लो, उसके रूट कोज देख लो, उसका डैमेज देख लो, उसको कितने वजह से हो रहा है। जैसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सारे रिसोर्स का फोकस उस तरफ कर दो, ताकि उसी एरिया पर सारों का फोकस कर दो, ताकि आपकी वो करेक्ट हो सके, रिपेयर हो सके जो भी इमीडिएट इशू आ रहे हैं। अब दूसरी स्टेप क्या बताया था मैंने आपको कि जी वो नाम तो बाद में याद करेंगे, सर्वाइवल की प्रॉब्लम जब आ जाती है तो, सर्वाइकल की नहीं, सर्वाइवल की, हाँ सर्वाइवल की प्रॉब्लम। स्टेप 2, जल्दी बोलो, स्टेप 2 का नाम क्या था? एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लान। आप सिचुएशन को एनालाइज करो और फिर प्लान बनाएं। जल्दी बताओ, मैंने सबसे पहले इसमें क्या बताई थी? मेजर चेंज करने से पहले देख ले कहीं सर्वाइवल के खतरे तो नहीं हो रहे। बोलो, तो पहली लाइन ये लिखे, बिफोर you make अरे चलना यार, बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंज, कोई भी मेजर चेंज करने से पहले क्या करोगे? देखेंगे कि हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के चांस तो है ना। डिटरमाइन द चांसेस ऑफ द बिजनेस सर्वाइवल, चांसेस ऑफ द बिजनेस सर्वाइवल। अगर ऐसे चांसेस भी, बिजनेस सर्वाइवल का खतरा आ सकता है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना? तो लिखे
identified identify appropriate strategy for this one for this one should look for this one यार for this one should look for the क्या क्या देखना है आपको वाइबल कोर बिजनेस वाइबल कोर बिजनेस एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंस एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंसिंग एंड और क्या देखना है ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कौन से है अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जैसे ये आ जाएगा इसके बाद क्या एनालाइज करोगे एनालाइज करेंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखो ये बातें याद आनी चाहिए यार अगर आपको ये याद नहीं आ रही तो दिक्कत है देखो आप देखो मेरे साथ 2-1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के पढ़ते हो ना ये जब आप पढ़ते हो ना एक तो साथ साथ याद करो क्या लिख रहे हैं फिर देखो ठीक है वही लाइन लिखी बार बार उसको वहीं पे पढ़ो इतना अच्छा यहीं पे याद हो जाएगा वो और आपको फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा ऐसा नहीं कि बस बैठे रहो कि ठीक है जी लिख रहे हैं चेप रहे हैं अब एनालाइज analyze the strength and weakness in the area of competitive position area ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो साथ साथ बस इसको सोच नहीं रहे उनका इतने आराम से बैठ के लिखना पढ़ना सब बेकार है ठीक है अब अगली बात क्या की थी जैसे ही ये आइडेंटिफाई हो गया सब कुछ तो हम क्या करेंगे डेवलप करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लान स्पेसिफिक गोल और फंक्शन और एक्शंस के साथ तो लिखें वन मेजर प्रॉब्लम once major problem and opportunities are identified जैसे ये मेजर प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाइड हो गई डेवलप ए स्ट्रेटेजिक प्लान
with specific goal and detailed function actions. एंड नहीं है. डेवलप स्पेसिफिक प्लान विद स्पेसिफिक गोल एंड डिटेल्ड फंक्शन एक्शंस. यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई डाउट? अभी तक हमने 2 स्टेप पढ़ लिए. 2 स्टेप में मुझे तो कोई बड़ी बात लगी नहीं. पहला तो बड़ा ही आसान था. क्या था पहला? कि असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम. आपने करंट प्रॉब्लम को असेस करना है. तो करंट प्रॉब्लम को कैसे असेस करना? उसके रूट कोज देखने हैं, डैमेज देखना है कितना हो रहा है, और जैसी प्रॉब्लम है सारे रिसोर्सेज को वहां फोकस करवा देना है ताकि आप करेक्टिव और रिपेयरिंग कर सके इमीडिएट इश्यूज को. इसके बाद एनालाइज द सिचुएशंस एंड डेवलप द स्ट्रेटेजिक प्लान. मुझे इसमें सर्वाइवल वाली बात ज्यादा अच्छी लगी. सर्वाइवल से बात समझ में आ जाती है कि बिफोर मेजर चेंजेस डिटरमाइन देयर इज चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल. अगर आप मेजर चेंज करें तो उससे पहले देखें कि बिजनेस सर्वाइवल के खतरे तो नहीं है. अगर हो रहे हैं तो आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, लुक फॉर वाइबल कोर बिजनेस, एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंस एंड अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज. फिर एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एरियाज ऑफ द कॉम्पिटिटिव पोजीशंस. उसके बाद मेजर प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी जैसे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, डेवलप ए प्लान ऑफ स्पेसिफिक गोल एंड फंक्शन एक्शन, डिटेल फंक्शन एक्शन. अब मैंने तीसरा क्या बताया था आपको कि जी वो इमरजेंसी आ रही है, ब्लड निकल रहा है तो उसे रोक ले. ठीक है, आ जाओ इसे लिखते हैं कि अगर इमरजेंसी आ जाए तो कैसे करेंगे. स्टेज 3. इसके तो नाम से पता चलता है, इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी प्लान्स, इमरजेंसी एक्शन प्लान. ये बिल्कुल आदमी अभी एक्सीडेंट हुआ है, पहले उसकी मरहम पट्टी करके खून रोको. ठीक है, मैंने इसमें क्या कहा था? अगर आप क्रिटिकल स्टेज पर है तो एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान डेवलप करें ताकि ब्लीडिंग रुक सके और आप जीवित रह सके. पहली लाइन तो यही लिखवाई थी. ये लाइन तो याद है सबको, तो पहली लाइन यही लिख लो आप. The organization, if the organization is in a critical stage, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल स्टेज पर है, एन एप्रोप्रिएट एक्शन, appropriate action plan must be developed to stop the bleeding. And enable the organization to survive. And enable the organization to survive. क्लियर है? अब इसके बाद हमें प्लान, जो हम प्लान बनाएंगे, हमें एक इमरजेंसी प्लान बनाना है ना. यही तो बताया कि एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान बनाएं.
उस प्लान में क्या क्या होगा ये बात बतानी है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सोचा हो जाएगा, फाइनेंसिंग के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव किया जाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, वो बिल्डिंग वो इंप्रूव बस्टिंग प्रैक्टिसेस किया जा सकता है, किसी प्रोडक्ट लाइन को कट किया जा सकता है, ये सब इस प्लान में होगा। और जैसे ही पॉजिटिव कैश फ्लो आने शुरू हो जाएंगे, इतना एनफ फंड लगाएंगे कि पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाए, और जैसे ही पॉजिटिव कैश फ्लो आएंगे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लगानी शुरू कर देंगे। लिखे द प्लान टिपिकली includes प्लान में क्या क्या शामिल होगा, तो लिखे ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, and operating action to reduce and operating actions to restructure the debts, improve working capital, reduce cost, improve budgeting practices, ये सब इंक्लूड होगा इसमें। पर प्रोडक्ट लाइंस मतलब कट करना, प्रोडक्ट लाइन को रिड्यूस करना, PRUNE। ये रहने दो इस लाइन को, कभी आपको पर्न वर्ड यूज ही ना छोड़ो यहां तक। ये सब इसमें इंक्लूड होगा। और अब क्या लिखूंगा मैं, पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाए, इतने मुझे फंड्स इसके अंदर लगा देने चाहिए, जितने भी चाहिए, पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाए तभी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की तरफ हम जाएंगे। लिखिए लास्ट लाइन इसकी, फिर 3 पॉइंट हो जाएंगे। तीनों अब तो याद हो गए होंगे यार। ए, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ए पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो must be established as quick as possible, क्योंकि खून आ रहा था ना अचानक, तो पॉजिटिव कैश फ्लो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने चाहिए। ए पॉजिटिव ऑपरेटिंग cash flow must be established as quickly as possible and enough fund to implemented and enough fund to be implemented the turnover strategy must be raised. Turn around strategy, the turned around strategy must be raised. जितने भी आपको फंड चाहिए उतने फंड्स रेज करें ताकि पॉजिटिव आ जाएं कैश फ्लो जितनी जल्दी हो सके, लेट ना हो। क्लियर? आपको याद हो गए ये तीनों पॉइंट? किसी को इन 3 पॉइंटों में कुछ पूछना है तभी मैं चौथे पॉइंट्स पर लगूं। चौथा पॉइंट आगे हमारा रीस्ट्रक्चरिंग द प्रोसेस होगा।
चलो अब हम लोग अब तक पढ़ चुके 3 स्टेजेस। मैंने 3 स्टेजेस में जल्दी बताओ क्या क्या बातें बता दी। पहली जल्दी बोलो, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम से मैंने क्या बताया कि आप पहले करंट प्रॉब्लम को असेस करें, उनके रूट कॉज देखें, रूट कॉज देखने के बाद उनसे कितना डैमेज हो रहा है वो देखें। इसके बाद आप जैसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए, अपने सभी रिसोर्सेज को फोकस करें ऐसा एरियाज पर और उन्हें करेक्टिंग और रिपेयरिंग करें इमीडिएट इश्यूज को। बस। दूसरा, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप द प्लान। अगर कोई भी मेजर चेंज करने से पहले चेक करें कि बिजनेस सर्वाइवल का खतरा तो नहीं है। अगर बिजनेस सर्वाइवल का खतरा है तो आइडेंटिफाइड करें। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? वाइबल कोर बिजनेसेस, एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंस और अवेलेबल रिसोर्सेज। इसके बाद एनालाइज करें अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ इन द एरिया ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इसके बाद डेवलप करें, जैसे आइडेंटिफाई हो जाए, एनालाइज हो जाए तो डेवलप करें एक स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक गोल के साथ और सभी फंक्शन एक्शंस के साथ। बस। तीसरी बात, वो इमीडिएट वो इम्प्लीमेंटिंग इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान इसमें क्या बताया था? अगर आप क्रिटिकल स्टेज पर है, तो बिजनेस क्रिटिकल स्टेज पर है तो इमीडिएटली एक्शन प्लान्स लगाएं ताकि स्टॉप द ब्लीडिंग हो सके। देन बिजनेस शुड बी सर्वाइव, तो बिजनेस सर्वाइव हो सके। इसके बाद इस प्लान में इंक्लूड्स होगा रिस्ट्रक्चर ऑफ डेट, पहले वो ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग और वो ऑपरेटिंग एक्शंस लाइक रिस्ट्रक्चर ऑफ डेट, इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल, रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव बस्टिंग प्रैक्टिसेस। यहां तक हुआ। इसके बाद कि क्या वो करो ना, जल्दी जल्दी सोचो कि पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाए। क्या लिखो इसमें? हाँ, पॉजिटिव कैश फ्लो मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद एनफ फंड टू बी रेज टू टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी मस्ट बी रेज। जितना फंड चाहिए उतना रेज करो ताकि टर्न अराउंड फैसिलिटी आ जाए। अब मेरे पास बात रह गई है अपने 4th पॉइंट की। मेरे पास 2 ही पॉइंट रह गए हैं इसके अंदर, फिर टर्न अराउंड खत्म हो जाएगी। टर्न अराउंड खत्म हो जाएगी 2 पॉइंटों के बाद। आ जाओ 2 पॉइंटों की बात करते हैं, उनकी 2 पॉइंट्स की बात करते हैं। आ जाओ बच्चों, मेरा 4th स्टेप का नाम है रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। द बिजनेस मतलब बिजनेस को दोबारा पूरा चेंज करे। रीस्ट्रक्चर द बिजनेस, चेंज करे बिजनेस को। आप पहले मेरी एक बात समझिए, हो सकता है मैं 4 चीजें बेचता हूं लेकिन कुछ मेरा कोर एरिया होता है, कुछ कोर एरिया होते हैं। क्लियर? जैसे मान लो फाउंडेशन इंटर पढ़ाते हैं, फाइनली पढ़ा देंगे, लेकिन एक बात तो हमारा कोर एरिया क्या है? फाउंडेशन और इंटर। तो अपने कोर एरिया पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। आपके बिजनेस के बचे रहने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस का कोर एरिया। अगर उस कोर एरिया में ही नुकसान आ रहे हैं तो आपका पूरा बिजनेस नुकसान में जा सकता है। अगर आपके कोर एरिया में नुकसान आ रहे हैं तो आपका पूरा बिजनेस ही नुकसान में जा सकता है। तो सबसे पहले आप अपने कोर एरिया पर फोकस किया करें। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपके कोर एरिया में नुकसान आ रहे हैं तो याद रखें आपको बहुत सारे काम करने चाहिए। वो सारे काम बताऊंगा, जो जो काम अगर आपके कोर एरिया में नुकसान आ रहा है तो आपको उसको सुधार के लिए करने चाहिए। यही है रीस्ट्रक्चरिंग। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझे। मैं कह रहा हूं हमारा एक मेन बिजनेस है। बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं, एक मेन बिजनेस है। हमारी फाइनेंशियल स्टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है।
आप अपनी फाइनेंशियल स्टेट देखना चाहते हैं तो कोर एरिया को देखो, मेन बिजनेस को देखो। ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेट मेन बिजनेस की देखनी चाहिए, कोर बिजनेस की देखनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेन बिजनेस इरिपेरेबल है, अगर आप मेन बिजनेस को ही ठीक नहीं कर सकते तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैंक कर देगा। पहले मेरे साथ बोलो, बोलो फाइनेंशियल स्टेट कोर बिजनेस की इंपॉर्टेंट होती है। क्या लिखूं? फाइनेंशियल स्टेट कोर बिजनेस की इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर कोर बिजनेस ही इरिपेरेबल डैमेज है, इरिपेरेबल डैमेज है, अगर कोर बिजनेस क्या बोल रहा हूं मैं, डैमेज है, मतलब आप रिपेयर नहीं कर पा रहे, इतनी डैमेज है, तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है आपके मेन बिजनेस में ही ऐसे घाटा चल रहा है तो आपको बड़े सारे रैपिड इंप्रूवमेंट करने होंगे, तेजी से सुधार करने होंगे। क्या करना होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन को तेजी से सुधार करना होगा, रैपिड इंप्रूवमेंट्स करनी होंगी। क्या होगा? अगर मेन बिजनेस ही इरिपेरेबल है तो आपका पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही ब्लैंक हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेट कोर बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेरी बात समझ में आई है? तो आप मेरी बात समझे, मैंने आपसे बताया रीस्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। इससे तो बातें मरवा लो इतनी मर्जी, मैं करता हूं तेरे पापा को फोन आज, देखो ये बातें बड़ी मारता है सारा दिन बैठ के यहां पे। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेट देखना है, प्लीज अब बातें बंद यार। अब आपको अपना फाइनेंशियल स्टेट देखना है तो कोर बिजनेस को देखना होगा, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर बिजनेस ही अगर इरिपेरेबल डैमेज है तो आपका एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ही ब्रेक हो जाएगा। आपको रैपिड इंप्रूवमेंट करनी होगी, आपको रैपिड इंप्रूवमेंट करनी होगी। रैपिड इंप्रूवमेंट में क्या क्या करना होगा? मतलब बड़ी तेजी से इंप्रूवमेंट करनी है, रैपिड इंप्रूवमेंट। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है इसमें भी। आपको रैपिड इंप्रूवमेंट करनी होगी, और रैपिड इंप्रूवमेंट में क्या करना होगा? मतलब क्या करके देखना होगा कि मेरा बिजनेस ठीक हो जाए। आपको बार बार कैश फ्लो बनाने होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बार बार बनाकर देखो कैश क्या हो, कैश का हाल क्या चल रहा है। प्रिपेयर कैश फ्लोस, कैश फ्लो बनाएं, एनालाइज करें हमारा डेट क्या है, हमारी एसेट्स क्या है। अपने प्रॉफिट को रिव्यू करो, अपने प्रॉफिट को रिव्यू करो। की फाइनेंशियल फंक्शंस को एनालाइज करो। आप रैपिड इंप्रूवमेंट करेंगे, और रैपिड इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? कैश फ्लो बनाएंगे, एसेट्स को एनालाइज करोगे, एसेट्स और डेट को, प्रॉफिट को रिव्यू करोगे, और की फाइनेंशियल फंक्शंस को एनालाइज करोगे। इस तरह से आपको रैपिड इंप्रूवमेंट करनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक मैंने अपने 4th स्टेप में आपको क्या बताया? मैंने कहा अगर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेट देखनी है तो कोर बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अगर कोर बिजनेस ही इरिपेरेबल है तो ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक हो जाएगा। आपको रैपिड इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, तेजी से सुधार करने चाहिए। सुधार कैसे करेंगे? बार बार कैश फ्लो बनाएंगे, एनालाइज करेंगे डेट को, एसेट्स को, रिव्यू करेंगे प्रॉफिट्स को, की फाइनेंशियल प्रोडक्शन देखेंगे। क्लियर? आपको ऐसा हो सकता है अपने प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंज करना पड़ जाए।
पहले आप मेरी बात समझे, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। जैसे मैं अभी 40% फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 60% इक्विटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ओहो, इंटर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 40% पढ़ा रहा हूं फाउंडेशन के बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इंटर पे कम फोकस करना चाहिए। मतलब 80% फाउंडेशन पढ़ा लेनी चाहिए, 20% इंटर पढ़ा लेनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है जैसे ज्यादा सब्जेक्ट फाउंडेशन में पढ़ाने चाहिए, इंटर में कम कर देने चाहिए। मुझे अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना चाहिए। अगर मेरे कोर बिजनेस के अंदर एक तो इंप्रूवमेंट करनी चाहिए रैपिड, दूसरा मुझे अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। मुझे अपना प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करना पड़ सकता है। यार देखो, मैं पेन पेंसिल बेचता हूं, मैं पेनों पे ज्यादा ध्यान दे दूं, पेंसिल पे कम ध्यान दे दूं, मैं अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करूं। मुझे इस तरह भी अपने कोर बिजनेस को बचाया जा सकता है। उसके लिए मुझे प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करने पड़ सकते हैं। इसके लिए मुझे बड़े सारे चेंज करने पड़ सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करने के लिए मुझे, मैं यहां लिखता हूं, हिंदी में लिख के दिखाता हूं पहले आपको, तब समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया रैपिड इंप्रूवमेंट करो, रैपिड इंप्रूवमेंट कैश फ्लो बनाकर देखो, कैश फ्लो बनाने के बाद प्रॉफिट को रिव्यू करो, एसेट्स डेट देखो, वो की फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखो। उसके बाद आपने ये तो अभी करंट बिजनेस जो चल रहा है उसको देखा। हो सकता है आपको अपना कोर बिजनेस अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना पड़ जाए। आप प्रोडक्ट मिक्स को भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बड़े सारे दोबारा काम करने पड़ते हैं, उसे सोचना पड़ता है दोबारा बार बार। इसके लिए ये बंद करो, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ काम दोबारा मतलब अभी बता दिखाता हूं, पोस्टिंग करने पड़ते, दोबारा करने पड़ते कुछ काम, रीपोजिशनिंग है। आप मेरी बात समझे, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ काम दोबारा करने पड़ सकते हैं। दोबारा क्या करने पड़ सकते हैं उसको, हमारा जो कोर प्रोडक्ट है वो टाइम के साथ साथ नेग्लेक्ट होता जा रहा है मार्केट पे, उस पे ध्यान दो। कोर प्रोडक्ट टाइम के साथ नेग्लेक्ट होता जा रहा है, उस पर ध्यान दो। कुछ बिजनेस की फैसिलिटी हो सकता है मुझे बंद करनी पड़ जाए, जैसे मैंने कहा कि एक सब्जेक्ट पढ़ाना कम करना पड़ जाए, कुछ बिजनेस की फैसिलिटीज बंद करनी पड़ जाए। बंद करनी पड़ जाए। कुछ मार्केट से विड्रू करना पड़ जाए, कुछ मार्केट से विड्रू करना पड़ जाए ताकि हम टॉप पर बने रहे। अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में ले जाना पड़ जाए, ऐसा कुछ भी काम करना पड़ सकता है। मुझे अपना प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करना पड़ सकता है। प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के लिए मुझे कुछ रीपोजिशनिंग करनी होगी, कुछ काम दोबारा करने होंगे। मुझे अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देना होगा कि वो टाइम के साथ साथ कहीं नेगलेक्ट तो नहीं हो रहा, लोग उसे इग्नोर तो नहीं कर रहे। दूसरी बात, कुछ बिजनेस की फैसिलिटीज बंद भी करनी पड़ सकती हैं, कुछ मार्केट से विड्रू करना पड़ सकता है ताकि मैं टॉप पे बना रहा हूं। कुछ मार्केट में से वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट में लेके जाया जा सकता है। मेरा चौथा स्टेप चल रहा है रीस्ट्रक्चर करना। बस पांचवा स्टेप तो छोटा सा है, चौथा स्टेप बड़ा है। चौथे स्टेप में क्या किया मैंने, जल्दी बताना। अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेट देखना चाहते हैं तो कोर बिजनेस इंपॉर्टेंट है। अगर कोर बिजनेस ही इरेपेबल डैमेज है तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक हो जाएगा। हमें इसके लिए रैपिड इंप्रूवमेंट करने चाहिए, कैश फ्लो बना बनाकर देखनी चाहिए, डेट और एसेट्स को एनालाइज करना चाहिए, प्रॉफिट रिव्यू करने चाहिए, फाइनेंशियल की फाइनेंशियल
फंक्शंस देखने को एनालाइज करना चाहिए, हमें अपना प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करना पड़ सकता है। इसके लिए मुझे रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी, दोबारा कुछ चेंज ऑर्गेनाइजेशन को करने होंगे। और वो चेंज क्या क्या हो सकते हैं? वो जो मेरा कोर बिजनेस है वो टाइम का नेग्लेक्ट होता जा रहा है, उस पर ध्यान देना पड़ सकता है। मार्केट में कुछ फैसिलिटीज को बंद करना पड़ सकता है, मार्केट से कुछ विड्रू करना पड़ सकता है, और डिफरेंट मार्केट में जाना पड़ सकता है। कोई डाउट है यहां तक? मार्केट से विड्रू क्या करेंगे? मान लो मैं वही 4 प्रोडक्ट बेच रहा हूं यार, एक वापस ले लूंगा। मार्केट से विड्रू कर लिया वो प्रोडक्ट, अब नहीं बेचूंगा, अब 3 पे काम करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरी डिस्कशन आपसे चल रही है मेरे चौथे टॉपिक पर कि आपको रीस्ट्रक्चर करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदलना होगा। इसके लिए मैंने आपसे बताया कि आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल स्टेट देखनी है तो पहले कोर बिजनेस की देखें। आप ऐसे फाइनेंशियल स्टेट चेक मत कर ले कि मैं 10 बिजनेस कर रहा हूं, मेरी 10 से इनकम क्या हो रही है। आप देखें मेरे कोर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेट, और अगर मेरा कोर बिजनेस ही खराब है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक हो सकता है। देखो आप एक बात बताओ ना, मान लो मैं प्रॉपर्टी में भी डील कर रहा हूं, मैं फीस भी ले रहा हूं, बच्चों से पढ़ा भी रहा हूं, मेरा कोर बिजनेस क्या है? पढ़ाना। आप मेरा ओवरऑल देखें कि जी उससे क्या कमा लिया, इससे क्या कमा लिया। अगर मेरा कोर बिजनेस खराब हो गया तो बाकी तो सब खत्म हो जाना है। तो आपको अपने कोर बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोर बिजनेस पर ध्यान देने के लिए आपको रैपिड इंप्रूवमेंट करनी पड़ सकती है। कैश फ्लो बनाकर देखें, डेट और एसेट्स को एनालाइज करें, प्रॉफिट्स को रिव्यू करें, की फाइनेंशियल फैक्टर्स फंक्शंस को देखें। उसके बाद हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना पड़े। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को पोजीशनिंग करनी होगी, और वो क्या करना होगा? उसे अपने कोर बिजनेस जो टाइम के साथ नेग्लेक्ट हो गया उस पर ध्यान देना होगा। उसे अपनी बिजनेस की कुछ फैसिलिटी को बंद करना हो सकता है, कुछ को विड्रू करना हो सकता है, डिफरेंट मार्केट में जाना पड़ सकता है। अगली बात अभी भी है, कंपटीशन जीतने के लिए उसे अपने इंप्लॉइज का भी मोरल बिल्डअप करना पड़ सकता है। तो अगर आप अपने इंप्लॉइज का मोरल बिल्डअप कर देते हैं, उसे रिवार्ड देते हैं, मतलब उसे कमीशन देते हैं, तो वो समझता है कि प्रॉफिट क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। जैसे मैं बताता हूं, अभी एक बंदा है, हमने उसे रोहतक में रखा, वो मुझे कहने लगा क्या सैलरी दोगे? मैंने कहा कुछ भी नहीं। कहते सर भी काम क्यों करूंगा मैं कहा मालिक बनाएंगे, 10% शेयरिंग देंगे, काम कर। बंदा भाग भाग के, अब मुझे कहना नहीं पड़ता कि एक बच्चा आया हुआ उसे डील कर, भाग भाग के डील करता है। कारण डील करेगा तो 10% आएगा ना। इंप्लॉई को आप लोग रिवार्ड दें। आप उसे जब रिवार्ड देंगे तो एक तो उसका मोरल बिल्डअप होगा, दूसरा वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट सब में दिलचस्पी दिखाएगा। अदरवाइज वो दिलचस्पी दिखाएगा, वो मुझे कहता सर आप मुझे सैलरी दे दो फिक्स। उसने मुझे बहुत कहा आप मुझे सैलरी दे दो फिक्स। मैंने कहा ना, मुझे पता है तू सैलरी से महंगा पड़ेगा मुझे, लेकिन सैलरी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुझे फॉलो नहीं कर सकता। भाई अपने बस की बात नहीं है। तू समझ रिटर्न क्या आ रही है, प्रॉफिट्स क्या आ रही है, ये तू समझ। अब वो बार बार बैठ के कैलकुलेशन करता है, अच्छा फाउंडेशन में इतने बच्चे तो करने पड़ेंगे, इंटर में इतने बच्चे तो करने पड़ेंगे, इतने बच्चे करूंगा तो इतने % मुझे मिलेगा। अब अपने आप रिटर्न प्रॉफिट अपने आप देखता है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं। अगर आप कंपटीशन में जीतना चाहते हैं, और मैंने ये किया इसीलिए है क्योंकि वहां पे जो कॉम्पिटिटर है उसने इंप्लॉय रखे हुए हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, उनको सैलरी बंदी आ जाएगी, नहीं चलेगा तो कोई और जॉब कर लूंगा। अगर आप कंपटीशन में जीतना चाहते हैं तो अपने इंप्लॉइज का मोरल अप करें, और ये कैसे होगा? ऐसे नहीं बस वो कहते रहो तू अच्छा है तू अच्छा है, ऐसे नहीं। उसको कंपनसेशन दो, उसको रिवार्ड दो। रिवार्ड बातों से नहीं, पैसों से। मेरी बात समझ आ गई? ताकि वो आपके प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें। तुम ये विशु की बात सोच रहे हो क्या? मैंने रोहतक की बात की है ये।
हाँ, वेशु तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, उसको तो रिवार्ड देके भी थक गया मैं, उसका तो मोरल ही नहीं अप हो रहा। मैंने उसे कहा 10% दूंगा जो ऑनलाइन होगा, उसका मोरल ही नहीं अप हो रहा। तो आपको अब तो आप मेरी बात समझे, अगर आप कंपटीशन में जीतना चाहते हैं तो इंप्लॉय का मोरल अप करें, कंपटीशन, कंपनसेशन और रिवार्ड्स बांटे, जिससे इंप्लॉय प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में समझे और सोचे कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। यही सारे पॉइंट मुझे 4th पॉइंट में लिखने होंगे। जल्दी बताओ क्या क्या लिखना होगा। पहली बात, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप कोर बिजनेस का देखें। अगर कोर बिजनेस ही इरिपेवेबल है तो आपका एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक हो जाएगा। आप रैपिड इंप्रूवमेंट करें, आप कैश फ्लो बनाए, डेट इक्विटी रेशियो को एनालाइज करें, प्रॉफिट को रिव्यू करें, अदर फाइनेंशियल फंक्शंस को, की फंक्शन को करें। इसके बाद आपको प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंज करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको रीपोजिशनिंग करनी पड़ सकती है। रीपोजिशनिंग जैसे कोर प्रोडक्ट नेग्लेक्ट हो रहा है, उस पर ध्यान दो, उसके लिए इमीडिएटली एक्शन लो। उसके बाद आपको कुछ फैसिलिटी क्लोज करनी पड़ सकती हैं, कुछ विड्रू करनी पड़ सकती हैं, ताकि आप मार्केट में लीडर बने रहें। आपको डिफरेंट मार्केट में जाना पड़ सकता है। मेरी बात समझ आएगी? आपको इंप्लॉइज का मोरल बिल्डअप करना चाहिए, उसे आपको आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके, इसलिए उसे रिवार्ड, कंपनसेशन देने चाहिए ताकि वो ध्यान से सोचे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट्स के बारे में। इसके बाद आ जाएगी स्टेज 5 और छोटी सी स्टेज है, खत्म। अब तुम रिटर्न हो रहे हैं अपनी स्टेज पर। इसका नाम होता है रिटर्निंग टू नॉर्मल। यही तो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी थी कि मैं घूमता हुआ वापस वहीं आऊं। कुछ कारणों के कारण सेल गिर गई थी। उसके लिए 5 स्टेप आपको लगाने चाहिए। पहले तो आइडेंटिफाई करनी चाहिए, फिर उसके बाद एनालाइज करो, और हो सकता है कि आप सर्वाइवल में खतरे में हो। उसके बाद अगर इमरजेंसी हो तब इमरजेंसी वाले प्लान लगाओ। उसके बाद रिस्ट्रक्चर कर दो पूरे बिजनेस का, और फिर रिटर्निंग टू नॉर्मल। आप नॉर्मल पर पहुंच गए हैं, आपको ये सिग्नल नजर आएंगे। अगर ये सिग्नल नजर आने शुरू हो गए तो आप नॉर्मल पर पहुंच चुके हैं। आपकी ये फाइनल स्टेज है। अगर ये सिग्नल नजर आ गए, सिग्नल में क्या, आपके प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने लग गई है, आपकी इकोनॉमी वैल्यू एडेड बढ़ गई है, ईवीए। हम पढ़ेंगे इसके बारे में एफएम में। ईवीए बढ़ गई है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आप अब ये समझे बस मार्केट वैल्यू है, बढ़ गई है मार्केट में। तो आप समझे कि आप नॉर्मल स्टेज पर रहने हैं। और फिर इस पर बने रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करो, कस्टमर को प्रॉपर सर्विस दो, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करो, और अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलायंस करें। यह काम करें ताकि आप फिर बने रहें। आप तो वापस पहुंच गए वहां पर। वापस पहुंचने के बाद आपको क्या करना चाहिए? दूसरों के साथ अलायंस करो कि अब ना गिरूं मैं। उसके बाद कस्टमर सर्विस इंप्रूव करो, आपने सामान बेच दिया, उसको अब सर्विस दो अच्छे से। तीसरी बात, न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करो। मुझे ये काम करने होंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बात लिखवा दूं? इसके बाद ये हो जाएगी मेरे पास स्टेज 4। आओ पहले स्टेज 4 को लिखते हैं। आओ बच्चों लिखना शुरू करते हैं। स्टेज 4, स्टेज 4 लिख लो, स्टेप 4 लिख लो। स्टेप 4, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। बताओ इसमें पहली लाइन क्या लिखूं, जल्दी बोलो। जो फाइनेंशियल स्टेट है वो किसकी देखनी है मुझे? कोर बिजनेस। द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन core business is particularly important.
financial state of the organizational core business is particularly important. फाइनेंशियल स्टेट कोर बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अब क्या लाइन लिखवाऊंगा? अगर कोर बिजनेस ही बेकार हुआ तो पक्की इरिपेबल हुआ तो ब्लैंक हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन. इफ द कोर बिजनेस इज irreparable damage, then outlook of entire organization may be break. If the core business is irreparable damage, then outlook of the entire organization may be break. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट करनी होगी, रैपिड इंप्रूवमेंट करनी होगी. क्या बना बनाकर देखना पड़ेगा? कैश फ्लो लिखे, प्रिपेयर कैश फोरकास्ट्स, कैश का अनुमान लगाएं, बार बार उसके लिए कैश फ्लो बनाएं. एनालाइज एसेट्स एंड डेट, रिव्यू प्रॉफिट अदर की फाइनेंशियल फंक्शन फॉर रैपिड इंप्रूवमेंट. रैपिड इंप्रूवमेंट के लिए यह सब काम करें. ठीक है. अब इसके बाद और क्या करना पड़ सकता है आपको? प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना पड़ सकता है आपको, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीपोजिशनिंग करनी होगी. और वो कैसे होगी कि मेरा कोर प्रोडक्ट नेग्लेक्ट हो रहा है, उस पर ध्यान दूं. दूसरा, कुछ फैसिलिटी क्लोज करूं, कुछ विड्रॉ करूं ताकि मैं मार्केट का लीडर बना रह सकूं. उसके बाद उसको डिफरेंट मार्केट में जाऊं. उसके बाद मोरल बिल्डअप करूं ताकि इंप्लॉय भी काम करे. पहले तो ये वाली बात, दूसरा पॉइंट लिख रहे, फिर तीसरा लिखेंगे इसके बाद. देखिए, कोर प्रोडक्ट नेग्लेक्टेड ओवर द टाइम required immediate action, attention to remain competitive. और सम फैसिलिटीज को क्या करें? क्लोज कर दें और कुछ को विड्रॉ कर लें. ठीक है. देखिए, सम फैसिलिटीज माइट बी क्लोज्ड. चलो कोई नहीं, माइट बी क्लोज्ड the organization may withdraw
may even withdrew from certain market to make the organization लीनियर, वैसे तो ये लीडर है कि आप हेड बन पाए, सम फैसिलिटी क्लोज्ड और विड्रू सर्टेन मार्केट, कुछ मार्केट से बाहर आ जाए आप, कुछ प्रोडक्ट्स को बंद कर दें ताकि आप लीडर बने रहें। लीनियर, आपको अपने कुछ फैसिलिटीज को क्लोज करना होगा, कुछ मार्केट से बाहर आना होगा। जैसे मान लो मैं 2 जगह पढ़ा रहा हूं, एक जगह से बाहर आना होगा। इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमजोर होगा, वीक हो जाएगा और हम अपने एक प्रोडक्ट टारगेट कर सकेंगे, एक प्रोडक्ट पर टारगेट कर सकेंगे। और फिर आगे लिखना होगा और टारगेट टू its product a different niche। मैं इसका मीनिंग समझता हूं, NICHE, नीचे, नीचे लिख लो, आप नीचे बोल लो। मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूं, क्या होता है नीचे का मीनिंग। नीश होता है वैसे ये, आप मेरी बात समझिए। हमें अपने प्रोडक्ट की कुछ मार्केट से बाहर आना होगा, कुछ प्रोडक्ट को बंद करना होगा ताकि हमारा संगठन इससे कमजोर हो जाएगा और हम अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट नीश पर टारगेट करेंगे। पहले नीश का मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, शायद आपको प्रॉब्लम ठीक हो जाए, समझ में आ जाए। समझो पहले इसका मीनिंग, आगे तब लिखवाऊंगा। मैंने एग्जाम्पल के जरिए डिस्कशन करना चाहता हूं नीश का मतलब क्या होता है। अभी ना एक साइकिल कंपनी थी जो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, एक साइकिल कंपनी थी जो बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। मेरा जो भी आप समझो ना, एक यार जो भी है, अब आप चलो आप मेरी बात समझो। ये ना कंपनी चल नहीं पा रही थी, अब चल नहीं पा रही थी तो ये ना बड़ी सारी चीजें बना रही थी, साइकिल बना रही थी और छोटे बच्चों के खिलौने भी, उन्होंने जो चलाने वाली साइकिलें वो सब बना रही थी, पर चल नहीं पा रही थी। इन्होंने क्या किया, अपने कुछ प्रोडक्ट को बंद किया। मतलब इन्होंने बच्चों की पहले तो साइकिल्स को बंद किया बनाना, उसके बाद कुछ मार्केट से विड्रू किया। ये अलग अलग शहरों में बेच रहे थे, कुछ जगहें छोड़ दी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम करें क्या कि हमारा प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाए। मैं तो इस कंपनी को सुन के हैरान रह गया, इस कंपनी ने क्या किया। वो आपको पता है जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, हाँ वो कह रहा है जो खब्बू होते हैं, मतलब जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं उन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैं बताऊं, वो साइकिल लेते हैं ना तो साइकिल के राइट हैंड में बेल होती है, लेफ्ट हैंड में नहीं होती। ओके, इन्होंने ऐसा एक सोचा, इन्होंने साइकिल निकाली, लेफ्ट हैंड में बेल लगाई, जो कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि हमने क्या चेंज किया। बाकी सब कंपनियां देखती रहेगी। तो जितने भी, ये पुराने टाइम की बात है जब साइकिलें चलती होंगी मेरे ख्याल से ज्यादा,
जितने भी लेफ्ट हैंड वालों थे, लेफ्ट हैंड की साइकिल चलाने वाले थे, सबने इसको प्रेफर करना शुरू कर दिया कि जी ठीक है, लेफ्ट हैंड पे बैल है, वो जो साइकिल चलाते तो उससे बैल बजाते। तो ये होता है डिफरेंट नीश। अपने अंदर कुछ ऐसा निकाल देना जो किसी और कोई और नहीं कर रहा, और उस मार्केट के अंदर एंटर कर जाना। किसमें? अब मुझे नहीं पता, ये पुराने टाइम की बात है, पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूं, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। वो उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने अपनी बैल को लेफ्ट हैंड पे लगाया, नहीं प्रोडक्ट में कॉम्पीट कर पा रहे थे, उनका कोर बिजनेस बहुत बड़ा, इसे बोलते हैं डिफरेंट नीश। मतलब अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा जोड़ लेना, एक स्पेशल मार्केट के व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो। तो मैंने आपको एग्जाम्पल की जगह बताने की कोशिश की डिफरेंट नीश क्या होता है। ये यही कह रहा है कि आपको अपनी कुछ फैसिलिटीज को क्लोज करना होगा, जैसे उन्होंने राइट हैंड वाली साइकिल को क्लोज किया होगा, या बच्चों की साइकिल को क्लोज किया। कुछ मार्केट से विड्रू करना होगा, जिस मार्केट में दिख रहा होगा सारे ही राइट हैंड वाले हैं ज्यादा, जो कुछ होगा कोई कंट्री ऐसी या कोई शहर ऐसा मुझे नहीं मालूम जहां पर लेफ्ट हैंड वाले ज्यादा हो रहे होंगे, तो वहां से सर्टेन मार्केट से विड्रू क्या होगा, और इससे संगठन कमजोर हुआ और अपने प्रोडक्ट को टारगेट किया डिफरेंट नीश पर। नहीं समझ में आई बात? पक्का डिफरेंट नीश समझ में आ गया आपको? आप मेरी बात समझिए, हम अपने चौथे स्टेप पर थे। चौथा स्टेप था कि आपको अगर फाइनेंशियल स्टेट देखनी है तो कोर बिजनेस पर जाएं। कोर बिजनेस अगर बेकार है तो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। आपको इसके रैपिड इंप्रूवमेंट करनी होगी, जिसके लिए कैश फ्लो बनाकर देखने होंगे, डेट इक्विटी डेट एसेट्स एनालाइज करनी होंगी, प्रॉफिट देखने होंगे, की फाइनेंशियल फंक्शन देखने होंगे। और अगर आपका कोर बिजनेस नेग्लेक्ट हो रहा है तो उसको रिपेयर करने के लिए इमीडिएट एक्शन करने होंगे। कुछ फैसिलिटीज को क्लोज करना होगा, कुछ को विड्रू करना होगा, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन लीनर हो जाएगा और आप टारगेट कर पाएंगे प्रोडक्ट को एक डिफरेंट नीश पर। क्लियर? अब आगे क्या लिखवाया था मैंने, इसके बाद जल्दी बोलो आगे क्या है। यहां तक तो हो गया डिफरेंट, ये तो हो गया डिफरेंट मार्केट वाला नीश वाला पॉइंट हो गया। अब कंपटीशन में आ जाओ। कंपटीशन में इंप्लॉय को भी मोरल अप करो। आओ लिखे फटाफट फास्ट लिखे। मोरल बिल्डिंग बस बस खत्म होने वाला ये। अभी कुछ भी नहीं हुआ। मोरल बिल्डिंग is another important ingredient in the organization। ये भी एक रास्ता है इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव इफेक्टिवनेस। कॉम्पिटिटिव इफेक्टिवनेस reward and compensation system that increase dedication and creativity amongst employee। encourage dedication and creativity amongst
एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बीच में टू थिंक अबाउट to think about profit and return on investment and return on investment। मेरे कहने का साफ साफ मतलब था कि आप रिवार्ड सिस्टम और कंपनसेशन सिस्टम लगाओ जो इंक्रीज करेगा डेडिकेशन और क्रिएटिविटी एम्प्लॉइज के बीच में, ताकि वो प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहा 10% शेयर देंगे, तो वो सोच रहे खुद बे खुद, अपने आप क्रिएटिव माइंड लेके आते हैं, मुझे कहते हैं पंपलेट ऐसे बनाओ, ये करो वो करो, अपने आप बताते हैं, अपने आप क्रिएटिविटी आती है उनके अंदर। वैसे नहीं आती, वैसे आप कह दो कोई बात नहीं तुम्हें सैलरी मिलेगी, कोई क्रिएटिविटी नहीं बन रही। आ जाओ स्टेज 5, स्टेज 5 या स्टेप 5, रिटर्निंग टू नॉर्मल। मैंने इसमें आपको बताया था कि आप नॉर्मल स्टेज पर पहुंच गए हैं, आपको सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी process, the organization should begin to show signals signs of profitability। आपको प्रॉफिटेबिलिटी के सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एनहेंसिंग बढ़ रहे होंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक, आप ये सोचो मार्केट वैल्यू ये होती है, लेकिन कुछ नेटवर्थ निकालते हैं इसमें, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। जब ये होना शुरू हो जाए तो आपको किस पे ध्यान देना है, अब कस्टमर सर्विस पे चले जाओ ताकि आप टिके रहे। यहां पर एम्फेसिस इज प्लेस्ड on a number of strategy efforts strategic efforts such as carefully adding new product, नए प्रोडक्ट ध्यान से ऐड करने शुरू कर दे, improving customer service, creating alliance with other organization। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आना। बाय बाय बच्चों।